नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो अभी तक जो हाइपोथेसिस हमने पढ़ी है उस हाइपोथेसिस की सीरीज में अगली हाइपोथेसिस है सुपरनोवा। इस सुपरनोवा हाइपोथेसिस में भी वही जीन्स महोदय की जो दो कमियां थी कि कैसे जीन्स महोदय की पूरी परिकल्पना की प्रक्रिया रही वो, और सेकंड उन्होंने इसको समझाने कोशिश की कि जो ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी। तो इन दो समस्याओं को समझाने के लिए सुपरनोवा हाइपोथेसिस दी गई। ठीक है, इस हाइपोथेसिस को देने वाले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो विद्वान लिटिलटन तथा हॉयल। ठीक है, और ये जो इनके हाइपोथेसिस है ये पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड है। मतलब कि अगर हम पढ़ते हैं कि सुपरनोवा, तो सुपरनोवा का जो बेस है वो न्यूक्लियर फिजिक्स ही है। ठीक है, और एक 1939 के अंदर इन्होंने एक निबंध लिखा। इस 1939 के निबंध के अंदर इन्होंने नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इस निबंध में इस पूरी हाइपोथेसिस को दिया। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको समझने की। मैं उम्मीद करता हूँ समझा पाऊंगा मैं आपको। सुपरनोवा। अच्छा, हाइपोथेसिस स्टार्ट करने से पहले समझिए सुपरनोवा क्या होता है। देखिए, जब कोई तारा, मान लीजिए कि कोई तारा है, ये तारा जब धीरे धीरे अपनी स्टेज में बड़ा होना चालू करता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो एक समय बाद इसमें विस्फोट होता है, और जो विस्फोट होता है उसे कहते हैं नोवा। ठीक है, अब क्योंकि जब ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम, पृथ्वी सब बन रहे हैं तो एक बड़ा विस्फोट हुआ होगा, इसलिए इसका नाम लग गया क्या, सुपरनोवा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सुपरनोवा क्या है। इसको देना है, ये हाइपोथेसिस दी है 1939 के अंदर, और ये पूरी बेस्ड है किस पे, सॉरी निबंध है। ठीक है, नेचर ऑफ द यूनिवर्स, लिटिलटन एवं हॉयल। ठीक है, अब इन्होंने बताया क्या कि एक सन है और यहीं इससे कुछ मतलब बहुत दूरी पर एक कंपेनियन स्टार है, साथी तारा। और जहां हमने रसल महोदय की हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि एक अप्रोचिंग स्टार था, वो नहीं होकर के एक क्या है, इंट्रूडिंग स्टार। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन था जीन्स की हाइपोथेसिस का, वो क्या कि अगर सूर्य से ही ग्रह बने होते, उपग्रह बने होते, तो सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैसों से बना हुआ है, जबकि ग्रह लोहा, निकल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम इस टाइप के भारी पदार्थों से बना हुआ है। तो अगर ये सूर्य से बने होते ग्रह तो इनमें सिमिलरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए इनके नेचर में, इनकी प्रॉपर्टीज में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए बताने की कोशिश की कि कंपेनियन स्टार जो जो बड़ा होता गया, वही आसपास के साथी विरल गैसेस थी उनको अपने में आत्मसात करके धीरे 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 ये बड़ा होता गया, तो इसका तापमान भी बढ़ता गया। और तापमान बढ़ता गया तो हुआ ये, जैसा लिटिलटन हॉयल साहब ने बताया कि इसमें हाइड्रोजन जो थी, हाइड्रोजन के भंडार की कमी हो गई, और इसमें एक बैंग हुआ, एक बिग बैंग हुआ, एक विस्फोट हुआ। ठीक है, उस विस्फोट की वजह से ये जो उसका न्यूक्लियस था वो सन के ऑर्बिट से बाहर चला गया, सन के ग्रेविटेशनल ऑर्बिट से बाहर निकल गया, और जो गैस थी वो गैस जो कि तो ही रह गई। और वही बात, गैसों का क्या हुआ, घनीभवन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन होने की वजह से ये ग्रह बने, ग्रह भारी बने, भारी पदार्थों से ग्रह बने। ठीक है, और धीरे 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 सन के ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करने लगे। तो दोनों समस्याओं का समाधान होगा किस टाइप से, तो प्रक्रिया ये होगी, जीन्स साहब की प्रक्रिया का विस्तार हो गया। दूसरा कि सन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी कि हल्का होना चाहिए, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसेस से बना होना चाहिए ग्रहों को भी,
इसको दूर करके बताया कि नहीं, इससे नहीं, किसी कंपेनियन स्टार के बैंग होने की वजह से, विस्फोट होने की वजह से, उसकी गैस की वजह से गैसों में कंडेंसेशन हुआ और वो धीरे धीरे जब कंडेंस होती गई तो वो भारी होती गई। भारी होने के कारण ऐसे ही भारी भारी पदार्थों से प्लैनेट्स बने, ग्रह बने। ठीक है, तो सुपरनोवा इतनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग बिग बैंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो समस्या का समाधान जल्दी होता जा रहा है। तो वही बात, वही प्रोसेस जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ भी इस हाइपोथेसिस को एक बार पढ़ने से पहले पीछे वाली हाइपोथेसिस को एक बार देख लीजिए, फिर इसको पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता आपके लिए कहीं भी कोई डाउट बचेगा, जहाँ तक मैंने मेरी पूरी 100% कोशिश करी है। और अब जो अगली हाइपोथेसिस है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको फिर वापस यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और आपके लिए पेश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूँ इसी टाइप से आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में भी आ रही होगी। और फिर भी कोई गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।